हाँ बस ये बच्चा, इसको फिर जो जो चीजें कमजोर रह जाएंगी ना, जो लगा कि अभी कमजोर रह गया, उसको फिर एग्जाम ड्यूरेशन में कर, जो लगेगा अभी कमजोर रह गया। फिर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। मैंने कर्नाटका से बात भी की, बैंगलोर बात भी की, क्या पैड के क्वेश्चन पेपर्स भेजने मेरे, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो सॉल्व कर, क्योंकि इसके क्वेश्चन पेपर तो मिल नहीं रहे बहुत ज्यादा। अच्छा, एक्स्ट्रा पेन, एक्स्ट्रा पेन है, ये तो मैं चल रहा है। टी टेस्ट में मैं पहले मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। पहले तो टी टेस्ट को इतना ना एक और नाम से बुलाते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट, या स्टूडेंट्स टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट तब अप्लाई करते हैं जब आपके जो डेटा है उसमें जो वैल्यू यूज हो रही है, जो सैंपल साइज है वो 30 या 30 से कम होना चाहिए। अगर 30 से ज्यादा होगा तो वो फिर जेड टेस्ट या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। एन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 30 होनी चाहिए, सैंपल साइज 30 से ऊपर नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें जो टी वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू आपको टेबल पे मिलेगा नहीं, वैल्यू ब्रैकेट पे गिवन है, इसको निकालने के लिए एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट है। एक्स बार याद है, सैंपल मीन, हाँ ये वैल्यू गिवन होगी। आप लिख लो, मैं बोल देता हूँ। यार मैं आर डी शर्मा लाया नहीं लाया, गड़बड़ हो जाएगी। कोई बुक ही नहीं थी आज तो फिर अपने पास। एक सेकंड, लिख लो। एक्स इज इक्वल्स टू सैंपल मीन, म्यू इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन, और जो एस है वेरिएंस ऑफ द डेटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, और एन इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन, और एन क्या है, सैंपल साइज। हाँ बस, हाँ इस मंथ लेंगे ना, बस फिर बंद कर देंगे। रूट एन को ऊपर ले जाओ ना मल्टीप्लाई में, रूट एन को ऊपर ले जाओ। मैं तो फॉर्मूला वैसे लिख दिया, इससे मतलब ये दिया होता है। कई जगह ना मैंने देखा है, इसमें एन की जगह एन माइनस वन भी यूज करते हैं। सॉल्यूशन में कई जगह एन माइनस वन है। मैं आपको तरीका बताता हूँ, कब आप एन दोनों ठीक होते हैं वैसे ही। तो मैंने देखा भी आर डी शर्मा में, क्योंकि मेरे को पता चला कि एन माइनस वन भी, तो इसमें दोनों दिए हुए हैं, एन के लिए भी दिया हुआ है, एन माइनस वन के फॉर्मूला, कहता है ये यूज कर लो चाहे एन माइनस वन यूज कर लो। मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे यूज करना है। चल रही है, आप उधर ले लो, आज मैंने कब्जा कर रखा है। एक्स इक्वल्स टू सैंपल मीन, ये लिख लिया ना आपने, ये तो ये पॉपुलेशन मीन। अच्छा, एक एग्जांपल बताता हूँ पहले आपको मैं। इसके मैंने ना कुछ पॉइंट्स भी नोट किए, मैं आपको लिख के दे दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्योरी वाले, मान लो आगे तो। एक क्वेश्चन लिखो, अ कंपनी हैज बीन प्रोड्यूसिंग स्टील ट्यूब्स, a company has been steel tubes producing steel tubes of mean diameter is equal to 2 centimeter. A company has been producing steel tubes of mean diameter 2 centimeter. A sample of 10 tubes, a sample of 10 tubes gives an diameter of a sample of 10 tubes gives a diameter of 2.01.
जो सैंपल लिया है उसका जो मीन है वो 2.01 दिया हुआ है. A sample of 10 tubes gives an inner diameter of 2.01 and a variance of 0.004 centimeter square. Is the difference in the values of means significant? क्वेश्चन है, इज द डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आ रहा है सैंपल में और मीन, जो एक्चुअल मीन है उसमें, क्या वो सिग्निफिकेंट है? और अब एक वैल्यू दी हुई है उसमें लिख लो आप, टी वैल्यू यहां पे दिया हुआ है 9. इसका मतलब जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज कर रहे हैं ये 9 यूज कर रहे हैं. तो अपना इस वैल्यू से पता लगा लेना क्या दिया हुआ है, और मान लो ये भी नहीं दी हुई तो बताऊंगा कैसे पता लगाओगे. और यहां पर है 0.05. 0.05 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू है 2.262. हाँ वही है. इसमें जो ये 0.05 है ना, ये एक्चुअल में 5% सिग्निफिकेंस लेवल है. अगर 5% सिग्निफिकेंस लेवल है तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल होता है. मतलब कंपनी ये कहती है कि आप, हमारा जो डायमीटर है, जो हमारा मीन है पूरा, जितने भी हम पाइप बनाते हैं सबका मीन डायमीटर 2 सेंटीमीटर आता है. हमने उस कंपनी के 10 ट्यूब ले लिए और उनका सैंपल निकाला तो उनका डायमीटर का जो डायमीटर मीन आ रहा है वो 2.01 आ रहा है. तो हम कंपनी के क्लेम को रिजेक्ट करना चाहते हैं या कंपनी अपना जो क्लेम करती है वो सही है, ये पता करना होता है. कंपनी कह रही है हमारा मीन डायमीटर 10 सेंटीमीटर रहेगा. हमने 10 ट्यूब ले ली वहां से, उनका मीन निकाल के देखा डायमीटर का 2.01 आ रहा है. तो हम बताएंगे कंपनी का जो सिग्निफिकेंट लेवल है इस पे वो खरी उतरती है या नहीं उतरती है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हाइपोथेसिस सेट करनी होती है. ये मैं रब कर दूं. जब आप एक नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं तो आप उसको जनरली डिनोट करते हैं, हाइपोथेसिस का मतलब मालूम है, अजम्पशन, एच नॉट से डिनोट करते हैं. हाइपोथेसिस हमेशा क्या सेट की जाती, देयर इज, हमेशा यही सेट करेंगे, कंपनी कहेगी कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड एक्चुअल मीन. जब भी हाइपोथेसिस, आप नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे तो आपने क्या लिखा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड एक्चुअल मीन. अब आप इसमें टी टेस्ट लगा के पता करेंगे कि कंपनी की ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी. अब आप टी का फॉर्मूला शो करो. हाँ, x माइनस म्यू अपॉन s अपॉन अंडर रूट एन. अंडर रूट एन को आप ऊपर भी ला सकते हो. ये मेरा करिए, थोड़ा सा साफ हो जाएगा बोर्ड. इसके बाद जैसे आपने लिख लिया ना सॉल्यूशन, यहां से स्टार्ट किया आपने, उसके बाद आपने टी का फॉर्मूला शो कर दिया. अब मेरे को बता दो ये x बार क्या लिखवाया है मैंने आपको, सैंपल मीन 2.01 माइनस ये एक्चुअल मीन है जो कंपनी क्लेम कर रही है, ये 2 है. स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस से निकालना पड़ेगा, वेरिएंस है 0.04, उसका यहाँ पे अंडर रूट कर दो. 0.0 कितना था, हाँ 0.004, सॉरी नहीं नहीं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, नंबर ऑफ इवन डिजिट इवन होंगी तो 0.2 होगा ना. अगर मैं 0 डाल दूंगा तो 0.2 हो जाएगा ना. और अपॉन एन, अब इसमें जो आप ये एन ले रहे हो ना, ये आप देखो जैसे 10 दिया हुआ है तो 10 का स्क्वायर रूट सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी ना, तो वहां पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप 9 ले लो. डिपेंड करो एन के सैंपल पे. अगर एन वो आपको 26 दे तो आपको मालूम है अगर 1 लेस कर देंगे तो 25 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा. तो ये आप अपने हिसाब से ले लिया करो. वरना वो जो वैल्यू दी हुई थी ना T9 करके, जो वैल्यू दी थी, वहां से पता चलता है कि हमें एन क्या लेना है. तो यहाँ पे एन हम क्या लेंगे, अंडर रूट 10 माइनस 1. स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा जनरली इस लेवल पे. तो अभी अब इसको सिंप्लीफाई करना, ये हो गया आपका देखो 0.01, ये 9 का स्क्वायर रूट ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 3, और नीचे इसका स्क्वायर रूट सॉल्व कर लो. स्क्वायर रूट सॉल्व करना आता है 0.004 का स्क्वायर रूट,
लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे। ये एक पेयर बना लो, 40 का एक पेयर बन गया। ये तो 0.000 से ही जाएगा। अगला पेयर 40 आ जाएगा, जीरो में जीरो ऐड कर दो, जीरो हो गया। यहाँ पे कोई नंबर बोलो जो मल्टीप्लाई करेंगे सेम। भाई जीरो लिख दिया मैंने, जीरो प्लस जीरो पॉइंट था, तो ये वाला क्या होता है? 6 6 या 36 ले लेते हैं ना। 6 6 या 36 हो जाएगा ना ये फिर 4 बचेगा, बस इतना बहुत है, 0.06। तो 0.06 इसकी वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट की। अब इसको सॉल्व कर लो जरा। 0.5। 0.5 इन्होंने इसकी वैल्यू ली हुई है 0.06, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3/6 0.5 हो गई। ठीक है, यहाँ आप लिख देना अप्रॉक्स है ये, क्योंकि आपने ना इसको अप्रॉक्स से निकाला है, डेसिमल के बीच और जा सकते थे हम चाहते थे। तो ये 0.06 हो गई। और आपकी जो टी वैल्यू गिवन है 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे और 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे, ये मैंने कितनी बोली थी? 2.262। आपकी जो ये टैबुलेटेड वैल्यू होती है, ये आपने टैबुलेट की, आपने निकाली है, अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से कम आती है, ये कमी आ रही है, तो आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? वैल्यू ऑफ टी या टैबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी लेस देन द वैल्यू गिवन वैल्यू से, जो टी 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे 5% सिग्निफिकेंट लेवल पे दी हुई है, उससे ये कम आती है। अगर ये कम आ रही है आपकी वैल्यू गिवन वैल्यू से, तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। दैट मींस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस एक्चुअल मीन एंड सैंपल मीन। और अगर ये ज्यादा आएगी तो ध्यान रखना, ज्यादा पे हमेशा रिजेक्ट होनी है, लेस देन पे ही हमेशा एक्सेप्ट होनी है। बस यहां लिख देना नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, या फिर तो भी एक्सेप्टेड, इक्वल तो भी एक्सेप्टेड। जनरली तो ज्यादा कम ही आती है, एटलीस्ट इतनी आनी चाहिए, कहने का मतलब ये तो कैलकुलेटेड है। जेड टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है, काई स्क्वायर टेस्ट होता है। आपके सिर्फ टी टेस्ट है, बस टी टेस्ट। नहीं, काई स्क्वायर टेस्ट भी नहीं है, जेड टेस्ट भी नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका उसमें था। ये तो टी की वैल्यू कैलकुलेटेड है ना, ये वाली वैल्यू टेबुलेटेड होती है, जो ऑलरेडी टेबल से निकाली जाती है। ये वैल्यू टेबुलेटेड है और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है जो आपने निकाली है, और वो इससे कम आई है, तो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड लिख देंगे आप। 3 4 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट ट्राई करो। A soap manufacturing company was distributing a soap manufacturing company was distributing a particular brand of soap, particular brand of soap through a large number of retail shops. Particular brand of soap through a large number of retail shops. एक साबुन बनाने वाली कंपनी और रिटेल शॉप्स के थ्रू अपनी सेल कर रही है। The mean sales per week per shop was, the mean sales per week per shop was 140 dozens। जो मीन सेल है पर शॉप की, पर वीक की, हर शॉप की एक हफ्ते की मीन सेल निकाली 140 डजन्स। पहले पूरा लिखो फिर देखते हैं, आगे लिखो। आफ्टर द कैंपेन अ सैंपल ऑफ 26 शॉप्स, आफ्टर द कैंपेन, एक कैंपेन किया इन्होंने, अ सैंपल ऑफ 26 शॉप्स वाज टेकन, 26 शॉप का इन्होंने सैंपल ले लिया, एंड मीन सेल्स वाज फाउंड टू बी 147 डजन्स। अब आप खुद अंदाजा लगा पाओगे कि इसमें एक्स क्या और एक्चुअल मीन क्या। मीन सेल वाज फाउंड टू बी 147 डजन्स, 147 डजन मीन सेल हो गई, विद स्टैंडर्ड डिविएशन 16, विद स्टैंडर्ड डिविएशन 16।
कैन यू कंसीडर द एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव? जो कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है, क्या वो इफेक्टिव है? कैन यू कंसीडर द एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव? और अब एक वैल्यू लिख लो, ये वैल्यू जो टी टेस्ट की वैल्यू टेबल से दी जाएगी आपको, यहां लिख देता हूं मैं, टी 25 ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे और 0.05 सिग्निफिकेंट लेवल पे वैल्यू गिवन है 0. सॉरी 2.06, 0.9, 2.06। कंपनी कहती है भाई देखो, सपोज करो एक गेहूं की बोरी है, ठीक है, कंपनी कहती है इसमें जितने भी गेहूं हैं, जितने भी इससे पीस पड़े हैं, गेहूं कह लो कुछ भी कह लो, हमने इनका जो मीन निकाला है अच्छी क्वालिटी के पीसेस का, वो मीन हमारा 24 आ रहा है। तो ये मीन किसका निकला है? पूरी पॉपुलेशन का निकला है। हमने कहा ठीक है, हम ये चेक करना चाहेंगे कि आप जो अपना सामान बेच रहे हो जिसका मीन आप 24 बता रहे हो कि इतना मीन की क्वालिटी है, तो हमने क्या किया, इसमें से सैंपल ले लिया 100 आइटम का। अब हमने उन 100 आइटम का मीन निकाला, तो जो हमने सैंपल लिया वो सैंपल मीन है। जो कंपनी क्लेम करती है पूरे अपने प्रोडक्ट्स के मीन का, वो ये आपका वो होता है, एक्चुअल मीन होता है बस ये। तो जो सैंपल मीन आप निकालते हो वो आपका एक्स बार होता है। तो इसमें बताओ आपने सैंपल कितना लिया है? 26 शॉप का सैंपल लिया है आपने, उसका मीन कितना आया है? तो ये आपका एक्स बार हो गया। और जो एक्चुअल मीन कह रही है कंपनी, एक्चुअल मीन कंपनी ने क्या कहा था कि उनका 140 डजन आता है पर शॉप का, पर वीक का, तो ये आपका म्यू हो गया। और एस क्या है? एस आपको दे रखा है, नहीं एस तो 16 ही है ना स्टैंडर्ड डिविएशन। नहीं वो तो वेरिएंस था ना, ये तो खुद स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है, तो 16 का 16 लोगे। और एन कितना लोगे? यहाँ से देखो इन्होंने क्या वैल्यू दी है, तो आप जो यूज करोगे एन, वो यूज करोगे n-1 रूट के अंदर, ताकि वो 25 बन जाए। रिजेक्ट हो रही है, देख लो 2.1 आ रहा है, और ये वैल्यू 2.06 से बड़ी आ रही है। 2.1 आ रहा है, कहाँ पे है इसका? हाँ जी बिल्कुल 2.187 दी हुई है इन्होंने। तो इनकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाती है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। तो मेरे को इधर बता दो बच्चों, आपको आ गया? कैलकुलेटेड टी बड़ा होगा तो इट मींस नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। यस, अगर टी आपका कैलकुलेट जो करके आया है टैबुलेटेड वाली टी वैल्यू से बड़ा होगा, जो आपका इस बार 2.18 आ रहा है, तो आप लिखोगे 2.18 की वैल्यू बड़ी हो गई टैबुलेटेड टी की वैल्यू से, सो देयरफॉर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। और हमारी नल हाइपोथेसिस क्या थी वैसे? अब वैसे आपने वो हाइपोथेसिस में क्या लिखा था बताना? नल हाइपोथेसिस सेट की होगी ना पहले आपने, उसमें क्या There is लिखा a था? significant difference between population mean and sample mean. हाँ, आपने लिखा होगा देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन बिफोर एडवर्टाइजमेंट। वैसे यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है इतना लिख दो। तो इसमें आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है एंड एक्सेप्ट द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है? उल्टा होती है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो एक बात बताओ ना, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या हुआ? कैन यू कंसीडर द एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव? अरे क्यों? सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब जो 147 है वो सही है ना। 140 कह रही थी कंपनी, कंपनी कह रही थी हमने जब अपनी सेल की तो हमें पर शॉप का एवरेज मिला 140। हमने फिर एडवर्टाइजमेंट करवाया और हमने सैंपल उठा लिया वहां से, फिर सैंपल से हमारा मीन आ रहा है 147, और जबकि डिफरेंस नहीं आना चाहिए था लेकिन डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब एक्चुअल सेल 147 हुई है।
तो इसलिए इफेक्टिव होता है एडवर्टाइजमेंट। उसने क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, कैन यू कंसीडर द एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव? यस, एडवर्टाइजमेंट इज इफेक्टिव, क्योंकि हम कंपनी कहती है हमारी सेल जा रही है 140, हमने जब सैंपल उठा के चेक किया तो सेल आ रही है 147, और वो एक्चुअल में रिजेक्ट हो गई नल हाइपोथेसिस, यानी कि सेल 147 ही है एक्चुअल में, तो एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव हुआ। नेक्स्ट लिखो, डबल टेल बताऊंगा। अब इसके 5-6 क्वेश्चन ऐसे कर लो ना, प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, फाइनली करेंगे ना इसको पैकअप, एनसीईआरटी में देख लेंगे क्या लेवल है एक बार। देखो नेक्स्ट, a random sample size of 16, a random sample size of 16 has 53 as mean। हाँ, मैं दोबारा बोल देता हूँ, a random sample size, a random sample size of 16 has 53 as mean। हमने एक रैंडम सैंपल लिया 16 आइटम का, उसका हमने सैंपल मीन निकाला 53 आया। बताओ ये एक्स बार है या म्यू है? ये एक्स बार है, सैंपल मीन है ना। आगे लिखो, स्टैंडर्ड डिविएशन इज, सॉरी वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस इज 10, वेरिएंस निकाल के आपको दिया हुआ है 10। कैन दिस सैंपल बी रिगार्डेड एज टेकन, कैन दिस सैंपल बी regarded as taken from the population having 56 as mean, having 56 as mean। और हाँ, अगर माइनस के आएगी ना टी की वैल्यू तो मॉडुलस में करके उसको पॉजिटिव कर देंगे। और गिवन लिख लो, टी की वैल्यू 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, कैसे लिखोगे 15 को? बेस में ऐसे लिखना है, टी की वैल्यू 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे और 10% सिग्निफिकेंट लेवल है, यानी 0.01, ये वैल्यू आपको दी हुई है 2.95। इसमें 16 का रूट निकालने में तो 4 आ जाएगा, लेकिन डिग्री फ्रीडम में तो 15 है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 15 है, तो आप कोई बात नहीं, आप 16 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 15 भी दे रहे हैं ना अगर, तो भी आप 16 ही लेना अंडर रूट के अंदर, तो वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, वरना आपको ना अंडर 15 के निकालने में दिक्कत आएगी। आप 16 ही लो और मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है, मैं चेक करके देखता हूँ। 1.2 आ रही है, 1.2 आ रही है पूरा टी कैलकुलेट करने के बाद। तो 53 माइनस 56 हो गया -3, -3 इंटू 4 हो गया -12 अपॉन 10 क्यों? अंडर रूट 10 है ना वो वेरिएंस है ना। अपॉन 16 क्यों है? अपॉन रूट 16 है, वो ऊपर चला गया 4 बन गया ना। देखो अंडर रूट 10 की वैल्यू निकाल लो, मेरे ख्याल से 3 पॉइंट कुछ आएगी, देख लो उसे डिवाइड करके बताओ टी कितना आ रहा है। थ्री पॉइंट वन, ठीक है। अब सॉल्व करके बताओ टी कितना आ रहा है। नेगेटिव में आएगा टी आपका, उसको मॉडुलस में करना है। कितना? ठीक है, नेगेटिव में आया होगा तो उसको मॉडुलस में कर लो, ये 3.8 हो गया प्लस। -2 ही है ना, इसको 0 के इक्वल रखा, एक तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। फिर इसको भी 0 के इक्वल रखा, तो कॉस में 0 वैल्यू है तो एंगल 90 हो सकता है, π/2 रखा, पाई से पाई कैंसिल, एक्स हाफ हो गया। एक और एंगल लिया π/2 के बाद कॉस, 3π/2 पे भी 0 होता है, -1 और cos 2 -0।
कॉस ना पाई बाई 2 के मल्टीपल्स पे ऑड मल्टीपल्स पे 0 होता है, जैसे कॉस पाई बाई 2 0, कॉस 3 पाई बाई 2 0, 5 पाई बाई 2 0, 7 पाई बाई 2 0 एंड सो ऑन। तो मैंने जब अगली वैल्यू ली तो मेरा वहां से x 1 बाई 3 बाई 2 आ गया, वो भी चल लेना पड़ेगा मेरे को क्योंकि 1.5 इससे छोटा ही होता है 2 से, और फिर सीधा मेरा 2 आ गया। तो मेरा 0 -2 से 2 तक ये 4 वैल्यू में डिवाइड हो गया। ठीक है, सब जगह मैं लिखूंगा x cos पाई x। भाई मेरे को बता दो क्या करना है। रिजेक्ट हो गई, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई क्योंकि आपके t की वैल्यू बड़ी आ रही है कैपेबिलिटी t की वैल्यू से। सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो क्या कह रहे हैं ये, कैन दिस सैंपल बी रिगार्डेड एज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग 56x मीन? नो। वो कह रहे हैं कि सैंपल मीन होता है 56, हमने जब निकाला मीन पॉपुलेशन का, सॉरी पॉपुलेशन मीन 56 आ रहा है, हमारे सैंपल का 53 आ रहा है। ये कह रहे हैं कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा, जबकि डिफरेंस पाया गया। तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड एक्चुअल मीन। भाई इधर आप लोगों का हो गया, मेरे को बताओ। सर इसमें कैपेबिलिटी कितना आ रहा है? कैलकुलेटेड टी इसमें -3.79 दिया हुआ है मेरे पास, तो अगर आपका 3.8 आ रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। -3.8 आ रहा है। हो गया। यस। नेक्स्ट दे दूं। नेक्स्ट दे दूं भी, बताओ जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A random sample of 17 values, a random sample of 17 values from a population has a mean of, I repeat, a random sample of 17 values, 17, from a population has a mean of 105 centimeter, 105 centimeter. सर फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ, हाँ, from a population has a mean of 105 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर, and standard deviation is 8.48, 8.48. Full stop. Is the assumption of a mean, of 110 centimeter. हाँ, हमने जो सैंपल लिया वो 105 का लिया था, 17 वैल्यू का सैंपल है। तो इसमें आप रूट में क्या लोगे, 16 ले लेना, n-1 कर लेना खुद ही। Is the sample, sorry, is the assumption of mean of 110 centimeter reasonable? और वैल्यू लिख लो आप। टू पॉइंट थ्री बड़ी कैलकुलेट कर लेते हो यार। नहीं क्या कैसे मत करो, ऐसे ही करो ना, देखो टाइम कितना लगता है, प्रैक्टिस भी आती है। 2.3 आ रहा है। क्वेश्चन रिपीट कर दो। अच्छा मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, सुनो। A sample of 17 values from a population has a mean of 105 centimeter. इतना लिख लिया? यस सर। इतना लिख लिया, ठीक है। आगे लिखो, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 8.48, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 8.48। ओके सर। आगे लिखो,
is the assumption of a mean of is the assumption of a mean of Yes, sir. 110 centimeter reasonable? Okay, sir. माइनस के से ए वाली प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके फंक्शन में x को माइनस एक्स रखें और फंक्शन सेम आ गया तो इवन हो जाएगा। यहाँ पे x को माइनस एक्स रखा, cos को भी माइनस एक्स रखा, लेकिन cos में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो cos पाई एक्स हो गया, और मॉडुलस है तो मॉडुलस से ये भी वापस प्लस ही आ गया, तो फंक्शन सेम आ रहा है। तो हम इस इंटीग्रेशन को -2 से 2 ना लेकर 0 से 2 ट्वाइस कर सकते हैं। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे 4 इंटीग्रेशन बन के आ रहा है, चारों को सॉल्व करना मुश्किल पड़ेगा। अब इसकी लिमिट रेंज छोटी हो गई, अब ये 0 से 2 हो गया। अब 0 से 2 में कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास? 0 हो गई और हाफ हो गई, मतलब -2 से 0 का हट जाएगा, ये इंटीग्रेशन हट जाएगा। 0 से 2 तक में ये 3 इंटीग्रेशन आ जाएंगे, तो ट्वाइस बाहर चलता रहेगा। पहला इंटीग्रेशन आएगा 0 से हाफ x cos पाई x, दूसरा इंटीग्रेशन आएगा हाफ से 3/2, तीसरा इंटीग्रेशन आएगा 3/2 से 2। अब आपको क्या करना है, तीनों इंटीग्रेशन के साइन चेक करने हैं। 0 हाफ के बीच में मैं वैल्यू लेता हूँ 0.2, जैसे 0.2 को यहाँ रखेंगे पॉजिटिव, 180 इंटू 0.2 करेंगे, तो पाई माने 180 डिग्री हो गया ना, तो देख रहे हैं बस कॉस का एंगल कितना आएगा, 36 डिग्री, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा जो भी आएगा, तो ये पॉजिटिव, तो पहला तो इंटीग्रेशन पॉजिटिव है। 0.5 और 1.5 के बीच में हमने 1 ले लिया मान लो, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ तो 1 तो रखने से, लेकिन cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो दूसरा इंटीग्रेशन नेगेटिव बन गया। अगर हम इसकी जो वैल्यू चेक कर रहे हैं 1.5 और 2 के बीच में, अगर हम 1.6 ले लें तो 1.6 पे ये तो पॉजिटिव है, लेकिन cos का एंगल कितना हो गया, 180 इंटू 1.6, ये आपका एंगल चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, 18 इंटू 16 करके, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए ये इंटीग्रेशन भी नेगेटिव है। अब क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन नेगेटिव और कॉन्टिन्यूशन में है, तो हम इसको फिर से 2 बना लेंगे। देखो 0 से हाफ x cos पाई x माइनस हाफ से सीधा 2, 3/2 को बीच में से हटा दो क्योंकि दोनों माइनस के हैं, और x cos पाई x। देखो मैंने एक इंटीग्रेशन लिखा 1 से 2, एक लिखा 2 से 3, ठीक है, यहाँ पे भी fx है और सेम फंक्शन यहाँ पे भी fx है, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो 2 क्यों करना, फिर इनको एक बना दो ना सीधा, 1 से 3 fx, है ना। तो मेरे दोनों माइनस के आ गए, अच्छा हो गया। मान लो ये प्लस का था तो नहीं कर सकते थे, फिर आप दोनों माइनस के हैं तो माइनस यहाँ लगाया, हाफ से 3/2, 3/2 से 2 है, तो हाफ से 2 का एक इंटीग्रेशन बना दिया, माइनस का माइनस रहेगा। अब वो वरना 4 के बदले में 2 रह गए, इसमें बाय पार्ट ला के इंटीग्रेशन करके लिमिट डाल देंगे, वो इंटीग्रेशन आपकी कॉपी कर देंगे और इसमें लिमिट डाल देंगे, ट्वाइस हमारा बाहर रहेगा जो पहले आ गया था प्रॉपर्टी के साथ। नहीं ऐसा नहीं, हाँ करके जरूर देखना। लो हाँ जी बोलो, रिजेक्टेड एक्सेप्टेड, Rejected. वैल्यू क्या आ रही है टी की? 2.3. माइनस में आ रही होगी ना, मॉडल्स ला के प्लस, सर इसमें माइनस में क्योंकि पॉपुलेशन मीन तो 105 है ना। पॉपुलेशन मीन कितना लिया है आपने? 2.3 है, सॉरी प्लस में है ना, हाँ ठीक है प्लस में है, तो टी की वैल्यू प्लस। वैसे ही बताऊं, अगर मान लो इंटरचेंज हो भी गए तो फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का चक्कर आएगा। मान लो एग्जाम में चेंज हो भी गया आपसे कि एक्स की बार की जगह आपका दूसरा मीन आ गया, म्यू की जगह दूसरा मीन आ गया, तो दोनों मीन ही तो आए ना, लेकिन तो आंसर क्या होगा, प्लस माइनस में कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, आपने जब भी प्लस करना है उसको। नहीं समझे मेरी बात? मान लो किसी बच्चे ने एक्स बार और म्यू को चेंज कर दिया, वो रहेगा तो ऊपर 5 ही, और आपने इसको मॉडल्स भी करना ही होगा,
हाँ, वो आप जब लिखोगे, ये लिखने की जरूरत क्या है, ये लिखा फॉर्मूला, ये लिखा फॉर्मूला आपने, वैल्यू पुट कर दो। ये मान लो, चलो मैं उल्टा करता हूँ, ये 105 है, ये 110 है, ये कितना था, और ये कितना था सैंपल, 116, तो ये 4 ऊपर आ गया। अब होगा क्या, मेरा आंसर माइनस में आएगा। मैंने फाइनली क्या करना है, मैं इसको पहली मॉडल्स में डाल देता हूँ, ये लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि वैल्यू तभी तो मॉडल्स में लेनी है ना लास्ट में जाकर। ये मॉडल्स चल रहा है, ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, कोई मार्क्स नहीं काटेगा इसका, कोई मार्क्स नहीं काटेगा फिर। एक और करो। A machine is supposed to produce, a machine is supposed to produce washers of mean thickness, washers of mean thickness, mean thickness है washers की 0.12, 0.12 centimeter. Full stop. A sample of 10 washers, a sample of 10 washers a sample of 10 washers was found to have a mean thickness, was found to have a mean thickness of, जो सैंपल लिया है 10 वॉशर का, उनकी मीन थिकनेस पाई गई 0.128 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन पाया गया उनका, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0.008. Test whether the machine is working in proper order. Test x बार जो सैंपल मीन है, ये तो मीन थिकनेस और कंपनी कह रही है, हमारे वॉशर की आप जो थिकनेस निकालोगे डायमीटर की, वो मीन थिकनेस इतनी आएगी वॉशर की। सैंपल मीन हमने निकाला 10 वॉशर का, तो इतना आया है, तो ये 0.128. और बस वही कह रहा है, टेस्ट वेदर द मशीन इज वर्किंग इन प्रॉपर ऑर्डर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और ये वैल्यू दी हुई है। अभी देख लो, डिग्री खुद ही 9 यूज कर रहे हैं ये, और 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे वैल्यू गिवन है, लिख लो ये 2.262। मतलब बड़ी आ रही है इससे, तो इसका मतलब जो कंपनी कह रही है हमारी मशीन प्रोड्यूस करती है वॉशर्स मीन थिकनेस 0.12 और सैंपल का हमारा आ रहा है 0.182, तो इनकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई, यानी कि मशीन प्रॉपर काम नहीं कर रही है। कर लिया, पूरा कर लिया एंड तक, बढ़िया है। मैं कोई डिफरेंट क्वेश्चन देख लेता हूँ। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी कराया था मैं आपको, जहां पे आपको सैंपल मीन खुद निकालना पड़ेगा, ये नहीं दिया होगा और ना ही ये दिया होगा, तो आपको 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स लगा के सैंपल मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ सकता है, जो अनएक्सपेक्टेड केस है। क्योंकि पहले तो आप क्या करोगे, सैंपल दे देंगे, 10 वॉशर है ना, 10 वॉशर का सैंपल देंगे, एक का डायमीटर इतना, एक का इतना, एक का इतना, एक का इतना, एक का इतना, फिर आप उसका मीन निकालेंगे, उसका एसडी निकालेंगे, फिर आप अपने टेस्ट में आएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन के आपको फॉर्मूले बताता हूँ, लिख लो, फॉर्मूले लिख लो, चाहे क्वेश्चन मत करो, लेकिन फॉर्मूले लिख लो। P3 आ रहा है। इसका टी कितना आ रहा है भाई, अनसॉल्व है मेरे पास, 3 आ रहा है, ओके और 3 इससे बड़ा आ रहा है, देख लो। यस सर, आगे। अगर आपको सैंपल दे देना कि ये सैंपल्स हैं, इनका मीन निकालना है, तो मीन तो आप इससे निकाल लेना भाई, सिंपल फॉर्मूला होता है जो,
सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। और अगर आपको वेरिएंस निकालना हो उन्हीं सैंपल्स का, अगर वेरिएंस निकालना हो, ये सिंपल होता है वैसे वेरिएंस का, तो आप इससे निकाल लेना, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इस पे काम करो ना, मीन लिख लो ना, इसको मीन का स्क्वायर लिखो, इससे निकाल लेना वेरिएंस। ये इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में है। डबल सैंपल का करा दूं अभी या नेक्स्ट कैसे कराऊं बोलो? एक क्लास और दे दो इसमें। हाँ एनसीईआरटी से कराना था मेरे को। मैं क्या टाइम हो गया अभी? 7 बज गए? 7 बज गए? चलो तो एक क्लास और लेते हैं फिर इसके लिए। डिफरेंशियल उसमें डबल की एनसीईआरटी हैंडबुक के क्वेश्चंस करवा दो प्लीज। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कह रही है भाई, हैंडबुक के क्वेश्चंस करा दो तो कर लेते हैं। आज इनके प्री बोर्ड में क्वेश्चन आ गए वो प्रोपोफेनॉल का, वो बॉडी में वो डालते हैं ना, जो क्वेश्चन आया था। पूरी मतलब 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं चलो। पता नहीं वैसे मेरे को अभी अनएक्सपेक्टेड लग रहा है, न्यूटन कूलिंग लॉ का एक दे रखा है उसके अंदर। हैंडबुक में बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आलस क्यों कर रहे, कर लेते, टाइम है तो कर लेते हैं। एक काम करो ना फिर, अभी मत करो इन्हें, इन्हें आप करना एग्जाम से पहले जस्ट, छुट्टी में करा दूंगा। हाँ मैं क्लास लूंगा, जब आपके गैप आएगा ना तो क्लास रखूंगा। हाँ फिर तो क्या आपके पास मैथ्स ही मैथ्स हुआ करेगा करने के लिए। डोमेन वाली कौन सी?